हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा जो कि सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में दिया गया है। इस टॉपिक को आज हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज आप अपना आंख और कान दोनों खोल के रखें। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मान लेते हैं एक ए नाम का व्यक्ति था जिसके पास एक प्रॉपर्टी था दिल्ली में, और ए के डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी चला जाता है सी नाम के एक व्यक्ति के पास। और ये बात कुछ सालों के बाद पता चलती है ए के बेटे बी को कि ये जो दिल्ली वाला प्रॉपर्टी है ये एक सी नाम के व्यक्ति के पास है। तो जो ए के बेटे हैं वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं सीधे सी के पास और बोलते हैं भाई साहब, ये जो आपने दिल्ली का प्रॉपर्टी है ये जो ले रखा है इस पे मेरा ऑनरशिप राइट है, क्योंकि ये मेरे पिताजी का है तो इस पे मेरा ऑनरशिप राइट है थ्रू सक्सेशन। तो जो सी भाई साहब हैं वो बी को बोलते हैं नहीं भाई साहब, आप गलत बोल रहे हो, ये जो दिल्ली का प्रॉपर्टी है ये मेरा है क्योंकि मैंने इसको ए से खरीदा है, इसका मेरे पास प्रॉपर सेल लीड है। अब इस बात से नाराज होके बी क्या करते हैं, अब बी चले जाते हैं एक कोर्ट में। मान लेते हैं जो दिल्ली वाला प्रॉपर्टी उसका जुरिसडिक्शन कोर्ट 1 में है, तो वो चले जाते हैं कोर्ट 1 में। अब कोर्ट 1 में वो जाके क्या करते हैं, सी के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं और बोलते हैं ये जो दिल्ली का प्रॉपर्टी है इसको सी ने रॉन्गफुल तरीके से इसका पोजेशन ले रखा है, और ये जो दिल्ली का प्रॉपर्टी इसका ऑनर मैं हूं, इसका ऑनरशिप राइट मेरे पास है थ्रू सक्सेशन। अब जो सी हैं वो बोलते हैं नहीं, इस बात को डिनाई कर देते हैं और बोलते हैं नहीं, जो दिल्ली वाला प्रॉपर्टी इसको मैंने रॉन्गफुल तरीके से पोजीशन नहीं ले रखा है, इसका ऑनरशिप राइट है मेरे पास क्योंकि ये मैंने ए से खरीदा और इसका ऑनरशिप राइट मेरे पास है थ्रू सेल लीड। अब मान लेते हैं ये कोर्ट 1 ने इस केस को डिसाइड कर दिया और किसके फेवर में डिसीजन दे दिया, सी के फेवर में डिसीजन दे दिया कि हाँ ये जो दिल्ली का प्रॉपर्टी है वो सी का ही है क्योंकि सी ने ए से खरीदा है, सी के पास प्रॉपर सेल लीड है। अब मान लेते हैं ये अपील में भी चला ये केस, अपील में भी सी के फेवर में केस डिसाइड हो गया कि हाँ जो सी ने प्रॉपर्टी दिल्ली वाला ले रखा है वो सी का ही है क्योंकि सी के पास प्रॉपर सेल लीड है उस प्रॉपर्टी का। अब ये कोर्ट 1 ने तो केस डिसाइड कर दिया। अब बी क्या करते हैं, इस डिसीजन से नाराज होकर चले जाते हैं एक दूसरे कोर्ट में। मान लेते हैं जो दिल्ली का प्रॉपर्टी था उसका जुरिसडिक्शन 2 कोर्ट में था, कोर्ट 1 एंड कोर्ट 2, तो ये चले जाते हैं कोर्ट 2 में। अब ये क्या बोलते हैं वहां पे, यहाँ भी ये सी के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं और बोलते हैं कि ये जो दिल्ली का प्रॉपर्टी था इसको सी ने रॉन्गफुल तरीके से इसका पोजेशन ले रखा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है, इस पे मेरा ऑनरशिप राइट है थ्रू सक्सेशन। तो यहाँ पे कोर्ट 2 क्या देखती है कि ये सिमिलर केस कोर्ट 1 के द्वारा डिसाइड किया जा चुका है। कोर्ट 2 ये देखती है ये जो बी केस लेके आए हैं कोर्ट 2 में, ये कोर्ट 1 ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लेम कर रहे हैं कि इनका ऑनरशिप राइट है दिल्ली वाले प्रॉपर्टी पे थ्रू सक्सेशन, ये सिमिलर क्लेम ये कोर्ट 1 में जो केस चल रहा था वहां कर चुके हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो मैटर इन इशू है यहाँ पे, मैटर इन इशू यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट कोर्ट में गया था मैटर इन इशू वहां पे ये था कि जो बी क्लेम कर रहे हैं कि वो दिल्ली वाला प्रॉपर्टी उनका है, ऑनरशिप राइट उनका है थ्रू सक्सेशन, जिस बात को सी डिनाई कर रहे हैं और बोलते हैं नहीं दिल्ली वाले प्रॉपर्टी का ऑनरशिप राइट उनके पास है थ्रू सेल डीड। तो ये रहा मैटर इन इशू। और सेम मैटर इन इशू कहाँ है, कोर्ट 2 में। तो कोर्ट 2 क्या देखता है कि ये जो बी जो ये केस लेके आए हैं और इसमें जो मैटर इन इशू है, जो बी क्लेम कर रहे हैं कि ये इस प्रॉपर्टी दिल्ली वाले प्रॉपर्टी का ये ऑनरशिप राइट इनके पास है थ्रू सक्सेशन, ये सिमिलर मैटर इन इशू कोर्ट 1 में जो केस गया था उसमें था। और इसके अलावा पार्टीज भी दोनों कोर्ट में सेम थे, बी एंड सी, और दोनों पार्टी सेम टाइटल के अंडर लिटिगेट कर रहे थे जो कि था ऑनरशिप, दोनों ऑनरशिप के लिए केस लड़ रहे थे। तो ये जो पार्टीज, कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर, मैटर इन इशू, ये जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आप मेरे सीपीसी के फर्स्ट लेक्चर में भी देख सकते हैं और इसके प्रीवियस लेक्चर जो कि रेस सब जुडिस का, उसमें भी मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया है, तो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कोर्ट 2 ये देखती है जो अभी प्रेजेंट केस कोर्ट 2 में आया है, इसमें जो मैटर इन इशू है ये ऑलरेडी कोर्ट 1 में जो केस गया था बी के द्वारा उसमें भी सेम था मैटर इन इशू, इसके साथ साथ पार्टी भी सेम था।
और दोनों पार्टी सेम टाइटल के अंडर लिटिगेट कर रहे हैं और ये सिमिलर केस कोर्ट 1 ने डिसाइड कर दिया, तो कोर्ट 2 इस केस को इंस्टीट्यूट ही नहीं होने देगी। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद ट्रायल पे रोक लग जाए। नहीं, जो रेस सब जुडिस का कॉन्सेप्ट है वहाँ ट्रायल पे रोक लगता है, बट जो रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है वहाँ इंस्टीट्यूशन पे ही रोक लग जाता है। तो कोर्ट 2 जो बी के द्वारा केस लाया गया, दूसरा केस लाया गया जो ऑलरेडी कोर्ट 1 डिसाइड कर चुकी है, कोर्ट 2 उसको इंस्टीट्यूशन ही नहीं होने देगी, उसका इंस्टीट्यूशन ही नहीं होने देगी उस केस का। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा, जो कि सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। अब सेक्शन 11 के बैरेक लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ये जो बैरेक लैंग्वेज अभी हम पढ़ेंगे ये हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में ना आए, बट जैसे जैसे हम इस लेक्चर को ग्रेजुअली डिटेल में पढ़ेंगे आपको ये बैरेक लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब भी हम इसका एक्सप्लेनेशन और कंडीशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बैरेक लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो कृपया करके आप कोई भी पार्ट्स को स्किप करके मत देखना, ध्यान से सारे लेक्चर्स को देखना, तो ये लास्ट में आपको बैरेक के लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी शूट और इशू in which matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in former suit between same party or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or suit in which such issue has been substantially raised and has been heard and finally decided by such court। तो अभी तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आया होगा, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जो बी है वो सी के खिलाफ कोर्ट 1 में केस लेके जाता है दिल्ली वाले प्रॉपर्टी का, वहाँ पे ये बोलता है कि उसका ऑनर वो है थ्रू सक्सेशनशिप राइट, और सी इस बात को डिनाई कर देता, बोलता नहीं उसका ऑनर वो है थ्रू सेल डीड। तो कोर्ट 1 डिसाइड कर देती है इस केस को, बट बी इस बात से नाराज़ होकर कोर्ट 2 में चला जाता है। जब कोर्ट 2 ये देखती है सिमिलर केस कोर्ट 1 डिसाइड कर चुकी है जिसमें मैटर इन इश्यू जो कोर्ट 2 में आया वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली कोर्ट 1 में भी था, और इवन दोनों पार्टीज भी सेम थे और दोनों पार्टी सेम टाइटल के अंडर लिटिगेट कर रहे थे। और जो कोर्ट 1 है वो जो अभी फिलहाल कोर्ट 2 में बी ने केस फाइल किया था, कोर्ट 1 उस केस को भी सुनने में कॉम्पिटेंट है। तो कोर्ट 2 दूसरे केस को जो बी लेके आया कोर्ट 2 में उसको इंस्टीट्यूट नहीं होने देती है। तो ये तो रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है। यही बात सेक्शन 11 के बेयर एक्ट में लिखा है कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी शूट और इशू। देखो एक बेसिक डिफरेंस है रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा में, कि जो रेस सब जुडिस में है उस पे जो ट्रायल पे रोक लगता है वो पूरे के पूरे सूट पे ही लगता है, बट रेस जुडिकाटा इवन इशू पे भी अप्लाई होता है कि कोई भी इशू है अगर वो प्रीवियसली किसी केस में डिसाइड हो चुका है तो अगर वो सब्सिक्वेंटली किसी केस में वो इशू आता है तो उस पर कोर्ट रेस जुडिकाटा अप्लाई कर देती है। तो स्टार्टिंग में यही लिखा हुआ है नो कोर्ट शैल ट्राई एनी शूट और इशू इन विच मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू इन फॉर्मर सूट। जैसे मैंने बी और सी का एग्जांपल दिया आपको कि जो बी ने दूसरे कोर्ट में केस लेके आया था उसमें जो मैटर क्या था, बी वहाँ पे मैटर यही बोल रहा था कि इसका ऑनरशिप राइट जो दिल्ली वाला प्रॉपर्टी है उसका ऑनरशिप राइट मेरे पास है, उसका ऑनरशिप राइट मेरे पास है थ्रू सक्सेशन। तो कोर्ट 2 ये देखती है जो मैटर इन इशू है प्रेजेंट केस में कोर्ट 2 में जो केस है ये सेम मैटर इन इशू कोर्ट 1 में था, वो कोर्ट 1 में भी उस केस में वो मैटर इन इशू जो था वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली था, सब्सटेंशली मतलब इसेंशियल। तो यही बात यहाँ पे लिखा है इन विच मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन सेम पार्टी और बिटवीन पार्टी अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। इसमें क्या है बिटवीन सेम पार्टी, वहाँ भी बी एन सी थे यहाँ भी बी एन सी थे। मान लो अगर बी का डेथ हो जाता है और बी के कोई बेटे हुए मान लेते हैं पी, वो पी चला जाता है दूसरे कोर्ट में, कोर्ट 2 में गया होता है बी की जगह, तो जो पी है वो बी का रिप्रेजेंटेटिव है तो भी वहाँ पे रेस जुडिकाटा लग जाता है। तो बैरेक्ट के लैंग्वेज में यही बात बोला गया है कि सेम पार्टी या कोई भी उस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव भी जाएगा अगर सिमिलर केस लेके तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। और दोनों केस में जो लिटिगेशन है वो सेम टाइटल के अंडर होना चाहिए, जैसे कि बी एन सी का एग्जांपल दिया आपको, वहाँ भी ऑनरशिप का टाइटल था यहाँ भी ऑनरशिप का टाइटल था। फिर उसके बाद जो
प्रेजेंट केस में जो केस आया है जिस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होना है, वो कोर्ट देखेगी कि ये जो प्रेजेंट केस है, क्या इस केस को जो प्रीवियस कोर्ट है जिसमें ये सिमिलर केस डिसाइड हो चुका है, क्या वो कोर्ट ये प्रेजेंट केस को डिसाइड करने में कॉम्पिटेंट है। अगर कॉम्पिटेंट होगी तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, अगर बाकी कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। इस कंडीशन को भी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद वो जो प्रेजेंट केस आया है कोर्ट में जिस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होना है, अगर वो सिमिलर केस जिसमें मैटर इन इश्यू सेम है वो किसी कोर्ट के द्वारा फाइनली सुनवाई हो चुका है उसका, तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा। तो इन शॉर्ट यही बोल सकते हैं कि जो रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है उसमें अगर कोई केस डिसाइड हो चुका है किसी कोर्ट के द्वारा, अगर वो सिमिलर केस किसी दूसरे कोर्ट में ले जाया जाता है तो दूसरा कोर्ट ये देखती है कि अभी जो प्रेजेंट केस आया है, जो मैटर इन इश्यू है इसका, वो क्या जो पहला वाला कोर्ट डिसाइड कर चुका है सेम है उसमें। अगर सेम होगी तो दूसरा कोर्ट उस केस को इंस्टीट्यूट नहीं होने देगी। अभी शायद ये बैरक के लैंग्वेज आप ज़्यादा डिटेल में नहीं समझे होंगे, बट हम जैसे जैसे इसका कंडीशन पढ़ेंगे डिटेल में, आपको लास्ट में एक बार फिर से मैं इस बैरक के लैंग्वेज पे आएंगे, आपको फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ कृपया करके आप यहाँ के बाद आप लेक्चर को स्किप मत करना, पूरा ध्यान से देखो लास्ट तक। जब हम कंडीशन क्लियर कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन क्लियर कर लेंगे, वापस से ये बैरक के लैंग्वेज को एक बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब थोड़ा और आगे देखते हैं रेस जुडिकाटा क्या है। मैटर एडजस्ड और थिंग जुडिशली एक्टेड अपॉन और डिसाइडेड बाय जजमेंट। और ये जो रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है ये किस पे बेस्ड है, ये इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस पे बेस्ड है। इसमें क्या है भाई, ये इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस पे क्यों बेस्ड है, क्योंकि रेस जुडिकाटा में ये है अगर कोई भी पार्टी कोई केस को लेके गई है कोर्ट में, उस पर डिसीजन आ चुका है, तो वो दोबारा पार्टी हरास ना हो मल्टीपल प्रोसीडिंग की वजह से सेम इशू के लिए। तो इसीलिए रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट लेके आया गया और इसीलिए बोला जाता है कि जो रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है किसके प्रिंसिपल पे, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। अब एक एग्जांपल और देखते हैं भाई। इसमें क्या है कि ए जो है वो बी के खिलाफ केस फाइल कर देता है, किस लिए, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ये सूट हो जाता है डिसमिस। ठीक है, फिर क्या करता है ए, फिर दोबारा सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर देता है बी के अगेंस्ट, सेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या है, जो ये सूट जो डिसमिस हो चुका है, मतलब कोर्ट ने डिसाइड ही कर दिया है, वो दोबारा ए क्या करता है, वो दूसरे कोर्ट में लेके जाता है सेम मैटर इन इशू के लिए कि उसको जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका डैमेजेस दो। तो जो दूसरे कोर्ट में वो एक केस लेके गया तो वहाँ पे वो केस इंस्टीट्यूट नहीं होगा वहाँ। तो यहाँ पे यही एग्जांपल दिया है, थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या। इज राइट टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैविंग बी डिसाइडेड इन द प्रीवियस सूट, it becomes res judicata and cannot therefore be tried in the subsequent suit. B cannot be vexed twice over the same cause. तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो ए का राइट था डैमेजेस क्लेम करने का, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो डैमेजेस क्लेम करने का ए के पास राइट था, वो ऑलरेडी पहले केस में कोर्ट के द्वारा डिसमिस किया जा चुका है। तो अगर ए दोबारा उस केस को उसी कोर्ट में या किसी और कोर्ट में लेके आ रही है तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, उसके केस को वहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। और वो जो बी है जिसके खिलाफ ए ने पहले केस फाइल किया था फिर दोबारा केस फाइल कर रहा है, तो बी सेम इशू के लिए दोबारा हरास ना हो, तो इसीलिए रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं रेस जुडिकाटा का। रेस जुडिकाटा का मेनली क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स है। क्या है, देयर मस्ट बी फाइनलिटी टू लिटिगेशन, मतलब कोई भी एक केस को लेके एक यहाँ लिटिगेशन चल रहा है एक वहाँ लिटिगेशन चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक केस का क्या मतलब है कि कोई भी एक इशू है, मैटर इन इशू बोल सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर इशू है, उस इशू को लेके कई जगह 3-4 जगह केस नहीं होना चाहिए। ये मतलब कोई भी इशू या केस को लेके एक प्रॉपर डिसीजन आ गया तो बस वहीं तक सीमित होना चाहिए, लिटिगेशन को आगे नहीं बढ़ाना उस पर्टिकुलर केस और इशू को लेके। तो यही बात बोला गया, देयर मस्ट बी फाइनलिटी टू लिटिगेशन, इंडिविजुअल शुड नॉट बी हरास ट्वाइस ओवर विद द सेम काइंड ऑफ लिटिगेशन। तो इसका क्या मतलब है कि जो इंडिविजुअल है वो सेम काइंड ऑफ लिटिगेशन का क्या मतलब है कि सिमिलर इशू के लिए वो कि 2 बार हरास नहीं होना चाहिए, मल्टीपल हरासमेंट नहीं होना चाहिए उसको सिमिलर इशू के लिए, कि एक केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और वो सिमिलर इशू के लिए फिर उसको कहीं दूसरे कोर्ट में जाना पड़ रहा है, अपना टाइम देना पड़ रहा है,
जो भी बिजनेस नौकरी छोड़ के जाना, पर तो वो तो हरासमेंट हुआ ना उसके लिए, अगर वो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो इसका ऑब्जेक्ट ये भी है एक। अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है ये 3 मैक्सिम पे बेस्ड है। ये थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल फील होगा बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं इवन मेंस में और प्रीलिम्स में भी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या मैक्सिम है? नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो उरा इट इडेम कॉजा, नो मैन शुड बी harassed ट्वाइस फॉर द सेम कॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट जस्टिस। सेम कॉज मतलब सेम इशू बोल सकते हैं। तो पहला मैक्सिम का क्या मतलब है कि कोई भी इंसान को अगर कोई केस डिसाइड हो चुका है या कोई इशू डिसाइड हो चुका है तो उस इंसान को उस केस और इशू को लेके मल्टीपल हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। कैसे मल्टीपल हरासमेंट होगा? अगर वो चीज़ डिसाइड हो चुका है, अगर उसको फिर दोबारा किसी ने फाइल कर दिया तो भाई वो जो इंसान है उसको दोबारा वहाँ कोर्ट जाना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना बिजनेस या जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो उसको एक टाइप से हरासमेंट ही हो गया, मेंटल हरासमेंट भी होगा, फिजिकल हरासमेंट भी होगा। तो पहला मैक्सिम का यही मतलब है कि कोई भी इंसान को दो बार हरास ना होना पड़े सिमिलर केस के लिए। अब दूसरा मैक्सिम देखते हैं, इंटरेस्ट रिपब्लिकेट उड सेट फिनिश टीटीएम। इसका क्या मतलब है भाई? इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी दैट देयर शुड बी इन टू लिटिगेशन। तो दूसरा मैक्सिम का ये मतलब है कि जो लिटिगेशन है पर्टिकुलर केस या और इशू को लेके, उसका वहीं पे समाप्ति हो जाना चाहिए, उस पर बार बार लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। और ये स्टेट के इंटरेस्ट में भी है। और ये किसके बेसिस पे बेस्ड है? ये पब्लिक पॉलिसी के बेसिस पे बेस्ड है। और जो मेरा पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिविजुअल का बात कर रहा है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बार बार हरास ना होना पड़े, तो वो किस पे बेस्ड था? वो प्राइवेट जस्टिस पे बेस्ड था। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिटिगेशन का एंड का बात हो रहा है। तो जब लिटिगेशन होगा तो इसमें स्टेट भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये स्टेट के हित में भी है कि कोई पर्टिकुलर केस को लेके लिटिगेशन वहीं पे समाप्त हो जाना चाहिए। तो ये किस पे बेस्ड है? ये पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है। अब थर्ड मैक्सिम देखते हैं, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एक्सेप्टर। इसका क्या मतलब है भाई? अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज ए करेक्ट बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी रूल ऑफ कंक्लूसिव जजमेंट। तो थर्ड मैक्सिम का यही मतलब है कि कोई भी जुडिशियल डिसीजन आ गया किसी कोर्ट के द्वारा तो उसको हमें मान लेना चाहिए, उसको कंक्लूसिवली हमने मान लेना चाहिए कि हाँ ये जो कोर्ट ने डिसीजन दिया वो सही था। तो अगर हम किसी दूसरे कोर्ट में किसी केस को लेके जा रहे हैं, सिमिलर केस को जो किसी कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो चुका है, अगर वही केस हम किसी दूसरे कोर्ट में लेके जा रहे हैं वापस से, तो इनडायरेक्टली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो गलत था, उसको हम नहीं मानते हैं। तो इसी मैक्सिम में यही बोला गया है कि जो जुडिशियल डिसीजन किसी कोर्ट के द्वारा आ गया है तो उसको हमें मान लेना चाहिए। और ये किस पे बेस्ड है? पब्लिक पॉलिसी पे ही बेस्ड है। रूल ऑफ कंक्लूसिव जजमेंट का वही मतलब है कि उसका जो जजमेंट होगा वो कंक्लूसिव होगा। अब आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ रेस जुडिकाटा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, जो कि हमने पहले भी देख रखा है कि जो रेस जुडिकाटा है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। क्यों भाई? क्योंकि मान लो अगर कोई पार्टी है उस पर कोई केस फाइल हो चुका है और उस पर वो डिसीजन आ चुका है, फिर दोबारा उसी इशू पे उसके खिलाफ केस फाइल हो जाता है तो वहाँ पे उसका हरेसमेंट हो रहा है ना, तो वो सिमिलर केस के लिए मल्टीपल प्रोसीडिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर पर्सन का हरासमेंट ना हो, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। आगे थोड़ा सा और देखते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा ये रूल ऑफ प्रोसीजर है, ये कोई सब्सटेंशियल लॉ नहीं है। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा पे जो बार लगेगा वो मैंडेटरी है और इसको कोई पार्टी अवॉइड नहीं कर सकती। कोई पार्टी ये नहीं बोल सकती कि हम इसको नहीं मानेंगे, उसको मानना पड़ेगा ही डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को। हाँ, एक एक्सेप्शन है, वहाँ पे कोई पार्टी अगर ये बोल दे कि ये जो जजमेंट है ये आया है ये फ्रॉड तरीके से आया है, जो कि सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दिया गया था। मतलब ये इंडियन एविडेंस एक्ट तो अब रिप्लेस हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। तो अभी का जो प्रोविजन है सेक्शन 44 की जगह वो है सेक्शन 38 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इस प्रोविजन के अंदर अगर कोई पार्टी क्लेम करती कि ये जो पहले वाला जजमेंट आया था वो फ्रॉड से आया था,
तो वहां पे शायद रेस जुडिकाटा अप्लाई दूसरे केस में ना हो। कोर्ट मान ले कि वो जो जजमेंट है वो फ्रॉड तरीके से लिया गया, तो शायद दूसरा कोर्ट बोल दे कि हाँ ठीक है रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, तो ये एक्सेप्शन हो सकता है। तो यही बात लिखाया गया है कि एक्सेप्ट बाय इन्वोकिंग सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कॉलिजन और वाज विदाउट जुरिस्डिक्शन। तो ये सारा ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, कॉलिजन और विदाउट जुरिस्डिक्शन की वो जो पहले कोर्ट में जो केस गया था उसका उस केस पे जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, फिर भी डिसीजन आ गया। तो यही बात सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बट अभी रिप्लेस हो चुका है सेक्शन 38 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो ये एक एक्सेप्शन है। इसके प्रोविजन के बेसिस पे अगर कोई पार्टी क्लेम करता है कि ये जो जजमेंट जो पहले आ चुका है ये फ्रॉड, कॉलिजन या उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था और वो अंडर सेक्शन 38 ऑफ बीएसए के क्लेम करता है, तो शायद वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई ना हो दूसरे केस में। अब इसमें एक केस देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन एल्यूमिनियम को लिमिटेड वर्सेस नगैया 2009 का केस है। इसमें क्या है, इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी इज नॉट एग्जिस्टिव ऑफ रेस जुडिकाटा। द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सीपीसी बट एक्सटेंड टू ऑल लिटिगेशन इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट केसेस। सेक्शन 11 is to be read in harmony with the explanation 8. The doctrine is founded on consideration of public policy. तो मैनेजमेंट ऑफ इंडियन एल्यूमिनियम को लिमिटेड वर्सेस नगैया में ये बोला गया है कि जो सेक्शन 11 है ना वो सिर्फ सीपीसी पे नहीं अप्लीकेबल होता है, अलग लॉ पे भी अप्लीकेबल होता है, इवन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी अप्लीकेबल होता है। और ये जो 11 है इसको हम एक्सप्लेनेशन 8 के साथ हमको पढ़ना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 8 क्या है इसको हम आगे आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, तो आप प्लीज़ बार बार बोल रहा हूँ इस लेक्चर को स्किप मत करना। आप धीरे धीरे, अभी हो सकता है आपको ये लेक्चर बोरिंग लग रहा हो, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे समझ में ना आई हों, बट धीरे धीरे जब भी हम एक्सप्लेनेशन पे आएंगे फिर कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। फिर से हम इसका एक रिवीजन करेंगे तो आपके जो डाउट है वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैनेजमेंट ऑफ इंडियन एल्यूमिनियम को में बोला गया था। अब ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट थे सेक्शन 11 ऑफ रेस जुडिकाटा का। अब आगे आते हैं थोड़ा सा समझने वाले पार्ट को। एक्सप्लेनेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के बाद हम सीधे कंडीशन में जाएंगे। हम एक्सप्लेनेशन पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अगर हम पहले कंडीशन पढ़ेंगे तो उसमें हमको एक्सप्लेनेशन को अलग से समझाना पड़ेगा, तो इसलिए हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन पहले अच्छे से समझते हैं, फिर जब हम कंडीशन पे जाएंगे तो उसको समझने में आसानी होगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो ऐसे ही आप डिटेल लेक्चर देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल विधिशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर आपको YouTube पे देखने का मन नहीं है इस लेक्चर को, तो आप मेरे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म www.vidhisala.co.in पे भी जाके ये CPC कोर्स में जाके इस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।